नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मिट्टी का गरुड़ पार्ट 2। मैं सही कह रहा हूँ बेटा, तुम एक राजकुमार हो, इसलिए एक कुम्हार की तरह न रहकर एक राजकुमार की तरह आन पान से रहो। पिताजी महाराज, यह मुझसे नहीं होगा, मैं मूर्तियाँ बनाना नहीं छोड़ सकता। नीलकांत का जवाब सुनकर सूर्यकांत क्रोध से कांप उठा। मुझसे जुबान लड़ाता है? जा, इसी समय मेरे राज्य से निकल जा और तभी दोबारा इस राज्य में वापस लौटना जब तू कोई बहादुरी भरा काम करे, अन्यथा इस ओर मुंह भी नहीं करना। आपका आदेश सिर माथे पर पिताजी महाराज। इतना कहकर नीलकांत कक्ष से निकल गया। जिसने भी यह सुना वह दंग रह गया। महाराज को अचानक यह क्या सूझा? अपने इकलौते पुत्र को राज्य से निकाल दिया। लगता है महारानी की मृत्यु से महाराज बौरा गए हैं। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, महाराज को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था। उधर नीलकांत राज्य छोड़कर जा रहा था तो दूसरी ओर विपत्ति सूर्यकांत से कह रही थी, सूर्यकांत, अब भी मुझसे हार मान ले और अपने इकलौते बेटे को वापस बुला ला। नहीं, मैं तुझसे हार मानने वाला नहीं हूँ, तू चाहे लाख जतन कर ले। इधर राज्य छोड़ते हुए नीलकांत सोच रहा था, अब मैं तभी इस राज्य में वापस लौटूंगा जब कोई एक बहादुरी का काम कर लूंगा। पिताजी महाराज ने आज मेरी गैरत को ललकारा है। यह सब सोचता हुआ नीलकांत कौशाम्बी से दूर चला गया। नीलकांत चलता गया। चलते चलते वह एक तालाब के पास से गुजरा। तालाब की काली मिट्टी कितनी चिकनी है। इस मिट्टी से मूर्ति या खिलौने बहुत अच्छे बनेंगे। क्यों न यहाँ पर कुछ देर रुककर कुछ मिट्टी के खिलौने बनाऊं। यह सोचकर नीलकांत वहीं पर रुक गया और तालाब की मिट्टी लेकर उसे गूंथने लगा। तत्पश्चात उसने मिट्टी का बहुत सुंदर गरुड़ बनाया। देवयोग से उसी समय आकाश मार्ग से नारद जी गुजरे। नारायण नारायण, इस युवक ने मिट्टी का कितना सुंदर गरुड़ बनाया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह गरुड़ असली हो। आकाश मार्ग से उतरकर नारद जी नीलकांत के पास पहुंचे। बेटे, सूरज से तो तुम किसी राजघराने के लग रहे हो, फिर तुमने मिट्टी का इतना सुंदर गरुड़ किस प्रकार बना लिया? मैं कौशाम्बी के राजा सूर्यकांत का पुत्र नीलकांत हूँ। तब तुम इस वीराने में अकेले क्या कर रहे हो? मुझे मेरे पिताजी महाराज ने राज्य से निकाल दिया है। लेकिन क्यों? मेरे पिताजी महाराज को मेरा मूर्तियाँ बनाना पसंद नहीं था। उन्होंने कहा है, जब तक मैं कोई बहादुरी का एक कार्य न कर लूँ तब तक कौशाम्बी वापस न लौटूं। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा कौन सा बहादुरी का काम करूँ जिससे पिताजी प्रसन्न हो सके। यह सुनकर नारद जी सोच में पड़ गए। तत्पश्चात, अगर तुम किसी प्रकार सोनपुर राज्य की राजकुमारी स्वर्णलता से विवाह कर लो तो यह बहुत बहादुरी का काम होगा। ऐसा करने से तुम्हारे पिता तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। क्या? राजकुमारी स्वर्णलता से विवाह करना सचमुच जोखिम भरा व बहादुरी का काम है? हाँ, राजकुमारी स्वर्णलता से अनेकों राजकुमार विवाह करने गए लेकिन जीवित वापस नहीं लौटे। राजकुमारी स्वर्णलता से विवाह करने के लिए मुझे क्या करना होगा? राजकुमारी स्वर्णलता तक पहुंचने के लिए तुम्हें 7 समुद्र पार करने होंगे। 7 समुद्र पार ही सोनपुर राज्य है। सोनपुर राजमहल में घुसने से पहले तुम्हें 7 भयंकर जीव जंतुओं से भरी हुई खाइयां व भालों से निर्मित 7 ऊंचे ऊंचे परकोटे पार करने होंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें राजकुमारी स्वर्णलता के पालतू व खूंखार शेर से लड़ना होगा। तत्पश्चात राजकुमारी स्वर्णलता तुम्हें एक कहानी सुनाकर एक प्रश्न पूछेगी। यदि तुम इतनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए तो राजकुमारी स्वर्णलता से विवाह करने के अधिकारी होंगे। ओह, मैं इन सब प्रतियोगिताओं को किस प्रकार जीत पाऊंगा? तब नारद जी ने नीलकांत को एक भंग की गोली दी। जब तुम राजकुमारी स्वर्णलता के पालतू शेर से लड़ो तो किसी भी प्रकार उसके मुंह में ये भंग की गोली डाल देना। भंग की गोली खाते ही शेर चारों खाने चित हो जाएगा। उसके बाद नारद जी ने नीलकांत को एक सेब दिया। इस सेब को खाने के पश्चात तुम्हारी बुद्धि विलक्षण हो जाएगी और तब तुम राजकुमारी स्वर्णलता के कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकोगे। लेकिन यह सब तो मैं तभी कर पाऊंगा जब राजकुमारी स्वर्णलता तक पहुंचवाऊंगा। मैं 7 समुद्र, 7 खाइयां व भालों से निर्मित 7 परकोटे कैसे पार कर पाऊंगा? तब नारद जी ने मिट्टी के गरुड़ पर अपना दायां हाथ फेरा। अरे, यह क्या? जैसे ही आपने गरुड़ पर अपना हाथ फेरा, इसमें प्राण पड़ गए हैं। नीलकांत, अब इस गरुड़ पर बैठकर तुम 7 समुद्र, 7 खाइयां व भालों से बने 7 परकोटे आसानी से पार कर सकते हो। ओ नारद मुनि, मैं आपका किस प्रकार धन्यवाद करूं?
आपने तो मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी हैं। बेटा, हमें तो लोगों ने व्यर्थ ही इस बात के लिए बदनाम कर रखा है कि हम इधर उधर चुगली लगाते हैं। हमें प्रसन्नता होगी यदि हम तुम्हारे किसी काम आ सके। इतना कहकर नारद जी ने नीलकांत को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। उनके जाने के बाद नीलकांत गरुड़ पर बैठ गया। गरुड़, मुझे सोनपुर राज्य में ले चल। उसकी आज्ञा पाते ही गरुड़ उसे लेकर आकाश में उड़ गया। ओह, कैसी रोमांचकारी यात्रा है। कुछ ही समय में उसने 7 विशाल समुद्र पार कर लिए। चारों ओर अथाह जल राशि है। साधारण मनुष्य किस प्रकार इन समुद्रों को पार कर सकता है। 7 समुद्र पार करके जब गरुड़ पहली खाई के ऊपर से गुजरा, ओह, खाई में कितने भयंकर जीव जंतु हैं। मानव कंकालों के तो ढेर लगे हुए हैं। नीलकांत, ये उन राजकुमारों के कंकाल हैं जो राजकुमारी स्वर्णलता से विवाह की आशा लेकर इस ओर आए थे और खाई पार करने की कोशिश में इन जीव जंतुओं का आहार बन बैठे। ओह, बेचारे राजकुमार। जीव जंतुओं ने नीलकांत को उछलकर पकड़ना चाहा, परंतु गरुड़ ने उड़ान ऊंची कर दी। इस प्रकार उसने 7 खाइयां सफलतापूर्वक पार कर ली। अब भालों से निर्मित ये ऊंचे ऊंचे 7 परकोटे हमें पार करने हैं। गरुड़, भालों से निर्मित परकोटों की नोक में ये किसके शव बिंधे हुए लटक रहे हैं। ये उन अभागे राजकुमारों के शव हैं जो किसी न किसी तरह समुद्र और 7 खाइयां तो पार कर गए, लेकिन भालों के परकोटों को पार करते हुए प्राण गंवा बैठे। ओह, तब गरुड़ ने भालों का बना पहला परकोटा पार किया। अगर गरुड़ मेरी सहायता नहीं करता तो मैं किसी भी प्रकार इन दुर्गम अवरोधों को पार नहीं कर सकता था। एक एक करके गरुड़ ने 7 परकोटों को निर्विघ्न पार कर लिया। समस्त अवरोधों को पार करके जब नीलकांत सोनपुर के राजा सोन सिंह के सामने पहुंचा, महाराज, मैं कौशंबी का युवराज नीलकांत हूँ और आपकी पुत्री राजकुमारी स्वर्णलता से विवाह करने की इच्छा लेकर सोनपुर आया हूँ। तो तुम हमारी पुत्री स्वर्णलता से विवाह करने की इच्छा रखते हो? हाँ महाराज। यह सुनकर राजा सोन सिंह के पास बैठी राजकुमारी स्वर्णलता ने उससे कहा, युवराज, हमसे विवाह करने की इच्छा लेकर तुम 7 समुद्र, 7 दुर्गम खाइयां व 7 भालों से निर्मित परकोटे तो पार कर आए। इसके अलावा भी तुम्हें अभी 2 परीक्षाओं में और उत्तीर्ण होना पड़ेगा, तभी तुम हमसे विवाह कर सकते हो। राजकुमारी, मैं हर प्रकार की परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तुम्हें हमारे पालतू शेर से लड़ना होगा। यदि लड़ाई में तुमने हमारे शेर को परास्त कर दिया तो तुम एक परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगे। मैं शेर से लड़ने को तैयार हूँ। तब राजा सोन सिंह ने नीलकांत से कहा, कल सुबह तुम्हारा और शेर का मुकाबला होगा। तब तक तुम हमारे राज के अतिथि गृह में ठहरोगे। जो हुक्म महाराज। नीलकांत अपने गरुड़ के साथ राज के अतिथि गृह में ठहर गया। दूसरे दिन प्रातः एक विशाल मैदान में, सैनिकों, शेर के पिंजरे का ढक्कन ऊपर उठा दो। मैदान में यह शायद उन अभागे राजकुमारों के अस्थि पंजरों का ढेर है जो शेर से लड़ाई में हार गए होंगे। तुम ठीक कह रहे हो नीलकांत। सैनिकों ने तुरंत ही राजा सोन सिंह के आदेश का पालन किया। पिंजरे का ढक्कन खुलते ही शेर मैदान में खड़े नीलकांत की ओर दहाड़ता हुआ लपका। मित्र गरुड़, अब तुम उड़कर मैदान से बाहर चले जाओ। मैं जब लड़ाई जीत लूं तब उड़कर मेरे पास आ जाना। अच्छा नीलकांत। गरुड़ तेजी से मैदान से उड़ गया। तत्पश्चात, शेर पास आने वाला है। इससे पहले कि वह मेरे पास आकर मुझ पर हमला करे, मुझे भंग की गोली निकाल लेनी चाहिए। यह सोच नीलकांत ने जेब में रखी भंग की गोली निकाल ली। दहाड़ता हुआ शेर जब नीलकांत के पास पहुंचा तो नीलकांत उससे भिड़ गया। जैसे ही शेर ने दहाड़ने के लिए अपना मुंह खोला, नीलकांत ने जल्दी से भंग की गोली उसके मुंह में डाल दी। शेर उस गोली को सटक गया। जल्दी ही भंग की गोली ने असर दिखाया और शेर लड़खड़ाने लगा। यह क्या, शेर निढाल सा क्यों होने लगा है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। दूसरी ओर शेर ने लड़खड़ाते हुए मैदान के 2-3 चक्कर काटे और अंत में भूमि पर ढेर हो गया। तब नीलकांत शान से बेहोश शेर की छाती पर पैर रखकर खड़ा हो गया। इतने में गरुड़ उड़ता हुआ आया और नीलकांत के कंधे पर बैठ गया। महाराज, मैं पहली परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूँ। इसमें कोई शक नहीं है युवराज। अब कल प्रातः तुम्हारी दूसरी परीक्षा ली जाएगी। यह युवक तो वास्तव में दिलेर है। उधर सोनपुर के निवासी आपस में फुसफुसाकर वार्तालाप कर रहे थे। यह पहला नौजवान है जिसने इस खूंखार शेर को मात दी है। भगवान करे यह युवक दूसरी परीक्षा में भी सफल हो जाए ताकि इससे राजकुमारी स्वर्णलता का विवाह हो सके। मुझे तो लगता है
यही युवक राजकुमारी स्वर्णलता का पति बनेगा। दूसरे दिन नीलकांत, दरबार में जाने से पहले तुम नारद जी द्वारा दिया गया सेब खा लो, ताकि उसे खाने से तुम्हारी बुद्धि विलक्षण हो जाए और तुम राजकुमारी स्वर्णलता के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सको। तुमने अच्छा याद दिलाया गरुड़। नीलकांत ने तुरंत जेब में से सेब निकाला और सेब खाने के पश्चात गरुड़ को अपने कंधे पर बिठाकर दरबार की ओर चल दिया। उसके दरबार में पहुंचते ही, युवराज, क्या तुम दूसरी परीक्षा देने के लिए तैयार हो? हाँ राजकुमारी। तो सुनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। कहानी सुनाने के पश्चात मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगी। तुम्हें उस प्रश्न का जवाब 5 मिनट के अंदर ही देना होगा। आप कहानी सुनाइए राजकुमारी जी। तो सुनो, अश्वगिरी वन में जावाल नाम के एक महात्मा रहते थे। वे हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। कभी कभी उनके मुंह से ओम की आवाज़ निकलती थी तो म जैसी सुनाई देती थी। एक दिन जब जावाल ऋषि तपस्या में लीन थे तो एक डरपोक आदमी उनके पास से गुजरा। लगता है बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि हैं, मुझे इनसे कोई उपदेश लेना चाहिए। यह सोचकर वह वहीं रुक गया और जावाल ऋषि के आगे घुटनों के बल बैठकर बोला, ऋषिवर, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। जावाल ऋषि ने आंखें नहीं खोली। उनके मुंह से सिर्फ म शब्द सुनाई दिया। म अक्षर ही शायद ऋषि का उपदेश है, मगर म का क्या अर्थ होता है? वह सोचता रहा, पर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तभी वहां पर 2 चोर आए। तेरे पास जो भी माल मत्ता है वह सब बाहर निकाल कर रख दे, वरना हम तेरी अटरियां बाहर निकाल कर रख देंगे। चोरों को देखकर वह आदमी भय से कांपने लगा। सहसा तभी, ओह, ऋषि ने म शब्द से जो उपदेश मुझे दिया था उसका अर्थ अब मेरी समझ में आ गया। मुझे इन चोरों से डरना नहीं, अपितु लड़ना चाहिए। यह सोच उसमें न जाने कहां से ताकत आ गई और वह दोनों चोरों से भिड़ गया। आह, ओह! उस आदमी ने दोनों चोरों को कसकर अपनी बाहों में दबा लिया। कुछ देर बाद जब उसने अपनी बाहें ढीली की, भागो रे ननकू, जान बचाओ मनकू। वाह! दोनों चोर सिर पर पांव रखकर वहां से 9-2-11 हो गए। चोरों के जाने के बाद, ऋषिवर, आज आपके उपदेश के कारण ही मेरी जान बच सकी है। मैं आपका आभारी हूँ। जावाल ऋषि को प्रणाम करके वह वहां से चला गया। जावाल ऋषि पहले की तरह अपनी तपस्या में लीन थे। तभी वहां से एक शराबी गुजरा। आज मैं इन महात्मा से उपदेश लेकर अपना जीवन सफल कर लूं। यह सोचकर वह नशे में झूमता हुआ जावाल ऋषि के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। महाराज, मुझे कोई उपदेश दो। ओम। उस शराबी को भी ओम के स्थान पर म शब्द सुनाई पड़ा। लगता है म शब्द के द्वारा ये महाराज मुझे कोई उपदेश दे रहे हैं, शायद शराब छोड़ने का उपदेश। जावाल ऋषि को हाथ जोड़कर वह शराबी वहां से चला गया। उसने उसी दिन से शराब पीनी छोड़ दी। इस घटना के कुछ दिन बाद एक महाकंजूस सेठ जावाल ऋषि के पास से गुजरा। इन महात्मा से उपदेश लेना चाहिए, क्या पता इनके द्वारा दिए गए उपदेशों से मेरी धन दौलत दुगनी हो जाए। सेठ हाथ जोड़कर जावाल ऋषि के सामने बैठ गया। ऋषिवर, कोई उपदेश देकर मेरा जीवन सफल कीजिए। ओम। भाग्य की विडंबना कि कंजूस सेठ को भी ओम के स्थान पर केवल म शब्द ही सुनाई दिया। म शब्द का उपदेश देकर तो मेरा उद्धार ही हो गया। जावाल ऋषि को प्रणाम करके वह सेठ वहां से चल पड़ा। वह अभी कुछ ही दूर गया था कि अरे, वह बूढ़ा बिना वस्त्रों के किस प्रकार सर्दी में ठिठुर रहा है। सेठ ने तत्काल ही अपना गरम दोशाला उतार कर उस बूढ़े को अड़ा दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। बस उसी दिन से सेठ ने कंजूसी छोड़ दी और दीन दुखियों की सेवा में जुट गया। नीलकांत को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात स्वर्णलता उससे बोली, युवराज, कहानी तो समाप्त हो गई है। अब तुम्हें यह बताना है कि कंजूस सेठ, शराबी और उस डरपोक आदमी ने मां शब्द से ऐसा कौन सा उपदेश लिया जिससे तीनों की काया कल्प हो गई। नीलकांत ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, राजकुमारी जी, आपके प्रश्न का उत्तर यह है। सबसे पहले जो डरपोक आदमी जावाल ऋषि से उपदेश लेने आया, उसने ऋषि के द्वारा कहे गए शब्द माँ का अर्थ यूं लगाया। माँ से ऋषि यह बताना चाहते हैं कि चोरों से मर्द बनकर लड़ना चाहिए। बस यही सोचकर उस डरपोक आदमी ने साहस दिखाया और दोनों चोरों को मारकर भगा दिया। शराबी ने जावाल ऋषि द्वारा कहे गए माँ शब्द का इस प्रकार अर्थ लगाया, महाराज, माँ से उपदेश दे रहे हैं कि मत पियो शराब, वरना बेमौत मर जाओगे। मौत से वह इतना डरा
कि उसने शराब ही पीनी छोड़ दी। कंजूस सेठ ने जब जावाल ऋषि के मुंह से म शब्द सुना तो उसने उसका यह अर्थ लगाया, ममता से लोगों को देखो, दान धर्म करो। बस उस कंजूस सेठ ने इसी बात पर अमल करना शुरू कर दिया और कंजूसी छोड़ दी। राजकुमारी स्वर्णलता, जावाल ऋषि ने उन तीनों को म शब्द के द्वारा कोई उपदेश नहीं दिया था। ओम ही तीनों को म जैसा सुनाई पड़ा था। उसी शब्द का तीनों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ निकाल लिया था और अपनी अपनी आंतरिक शक्ति से ही उन्हें लाभ हुआ था। इतना कहकर नीलकांत चुप हो गया। नीलकांत के चुप होते ही, वाह युवराज वाह, किस बुद्धिमानी से तुमने हमारे प्रश्न का उत्तर दिया है। हम तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट हैं। तुम सचमुच ही बहादुर और बुद्धिमान हो। यह सुनकर युवराज नीलकांत, चूंकि तुम राजकुमारी स्वर्णलता द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, इसलिए हम राजकुमारी स्वर्णलता से तुम्हारा विवाह करने के लिए तैयार हैं। कल ही शुभ बेला में तुम दोनों का विवाह होगा। धन्यवाद महाराज। दूसरे दिन खूब धूमधाम से राजकुमारी स्वर्णलता और युवराज नीलकांत का विवाह हो गया। दूसरी ओर कौशाम्बी में विपत्ति अपना कहर ढा रही थी। महाराज, इस वर्ष बरसात न होने से राज्य में सूखा पड़ गया है। भूखों मरने की नौबत आ गई है। कुछ उपाय कीजिए। प्रधानमंत्री जी, राजकोष से धन निकालकर दूसरे राज्यों से अन्न मंगवाकर राज्य के लोगों में बंटवा दीजिए। ध्यान रहे कोई भी आदमी भूखा न रहने पाए। इस प्रकार राजकोष के धन से राजा सूर्यकांत ने सूखे का सामना डटकर किया। यह देखकर विपत्ति जल भुन गई। सूर्यकांत तो मुझे बार बार मात दिए जा रहा है, मेरे हर प्रयास को विफल कर देता है। अब देखती हूँ मुझे कैसे हराता है। और सूखा पड़ने के 1 माह बाद ही खूब घनघोर वर्षा हुई, जिससे कौशाम्बी राज्य के समीप बहने वाली पुण्य सलीला नदी में बाढ़ आ गई। महाराज, बाढ़ की विनाश लीला के कारण लाखों लोग बेघर हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, सभी पीड़ित लोगों को सुरक्षा पूर्वक पहाड़ की चोटी पर पहुंचा दो और उनकी समस्त समस्याओं का समाधान करो। यह हमारा आदेश है। राजा सूर्यकांत ने बड़ी सूझबूझ के साथ बाढ़ का सामना किया। इस प्रकार राजा सूर्यकांत विपत्ति के हर वार को बेकार करते रहे। अंत में वह निराश हो गई। राजा सूर्यकांत सचमुच ही एक श्रेष्ठ राजा है। मैं चाहकर भी इनके राज्य में अपने पांव नहीं जमा सकती हूँ। मुझे जल्दी ही इस राज्य से दूर चले जाना चाहिए। यह सोचकर वह राजा सूर्यकांत के समीप आई और बोली, राजा सूर्यकांत, जाग रहे हो या सो रहे हो? यह सुनकर राजा सूर्यकांत ने आंखें खोली। ओह विपत्ति, तुम! जब तक तुम मेरे राज्य में मौजूद हो तब तक मुझे भला कैसे नींद आ सकती है? कहो क्या कहना है? राजा सूर्यकांत, मैं तुमसे हार मान गई हूँ। तुम जीते, मैं हारी। क्या मतलब? राजन, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति के आगे मैं झुक गई हूँ और अपनी हार मानकर मैं इस राज्य से जा रही हूँ। यह सुनकर राजा सूर्यकांत उदास हो गया। यह क्या सूर्यकांत, क्या हमारे जाने से तुम्हें प्रसन्नता नहीं हो रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब तुम्हारे उदास होने का क्या कारण है? विपत्ति, तुमने हमें बहुत दुख दिए हैं। हमारी प्रिय रानी उर्वशी तक तुमने हमसे छीन ली। हमारा इकलौता पुत्र नीलकांत हमसे दूर होकर न जाने कहाँ दर दर भटक रहा होगा। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है विपत्ति, केवल तुम्हारे कारण। यह सुनकर राजा सूर्यकांत, मैं तुम्हारी मृत रानी उर्वशी को तो जीवित नहीं कर सकती हूँ। हाँ, तुम्हारे बिछड़े हुए पुत्र को तुमसे अवश्य मिला सकती हूँ। क्या तुम जानती हो कि युवराज नीलकांत इस समय कहाँ है? सूर्यकांत, युवराज नीलकांत इस समय 7 समुद्र पार सोनपुर राज्य में है। सोनपुर की राजकुमारी स्वर्णलता से उसका विवाह हो चुका है। क्या कह रही हो? युवराज इतना बहादुर तो न था जो भयंकर 7 समुद्रों को पार कर जाता। और फिर राजकुमारी स्वर्णलता से विवाह करने की कोशिश में तो बहुत से राजकुमार अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। फिर नीलकांत का विवाह स्वर्णलता से कैसे हुआ? सूर्यकांत, नीलकांत अब पहले जैसा नहीं रहा। नारद जी की कृपा से वह बहादुर और बुद्धिमान बन गया है। ओ विपत्ति, यह तो तुमने बहुत शुभ समाचार सुनाया है, लेकिन मैं अपने पुत्र से मिलूंगा कैसे? उसे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस रही हैं। सूर्यकांत, मैं आज तुम्हारे राज्य से जा रही हूँ। कल संध्या तक नीलकांत अपनी पत्नी स्वर्णलता को लेकर कौशाम्बी पहुँच जाएगा। इतना कहकर विपत्ति अदृश्य हो गई। उधर सोनपुर राज्य में जब नीलकांत एक रात सोया हुआ था। नीलकांत, तुम्हारे पिता तुम्हारी याद में तड़प रहे हैं। तुम्हें शीघ्र ही उनके पास पहुंच जाना चाहिए। यह सपना देखकर नीलकांत की आंखें खुल गई। यह कौन थी?
जो मुझे सपने में दिखाई दी थी? क्या मुझे कौशाम्बी वापस लौट जाना चाहिए? नीलकांत सोच में पड़ गया। दूसरे दिन प्रातः वह राजा सोन सिंह के पास पहुंचा। महाराज, मैं आज ही कौशाम्बी वापस जाना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटे। नीलकांत अपनी पत्नी स्वर्णलता के साथ गरुड़ पर बैठकर कौशाम्बी की ओर चल दिया। भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे। उसी शाम जब युवराज नीलकांत कौशाम्बी पहुंचा, पिताजी महाराज, स्वर्णलता से विवाह करके मैंने अपनी बहादुरी का परिचय दे दिया है। हमें मालूम है बेटे। इतना कहकर सूर्यकांत ने नीलकांत को छाती से लगा लिया और स्वर्णलता को आशीर्वाद दिया। उसके बाद वे तीनों प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। विपत्ति ने भूल कर भी फिर दोबारा कौशाम्बी की ओर रुख नहीं किया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।